बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 17 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स वाला पोर्शन ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट हमारा पोर्शन है जी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ इन सॉलिड्स। सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हम जितना बेसिक पीछे जानते हैं, हम जानते हैं कि जब भी आप सॉलिड्स की बात करते हैं तो आप उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उनमें से एक कैटेगरी को हम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हम कहते हैं कंडक्टर्स। दूसरी जो टाइप होती है उनको हम नाम देते हैं सेमीकंडक्टर्स, और थर्ड जो हमने इसमें टाइप रखी है, यू नो इट वेरी वेल, कि वो इंसुलेटर्स होते हैं। इनको नॉन कंडक्टर्स भी बोलते हैं, इनके लिए वर्ड इंसुलेटर्स भी यूज़ किया जाता है। सो कंडक्टर क्या चीज़ है? कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है थ्रू विच करंट एंड द करंट और द हीट कैन पास। तो ये बात कुछ कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स भी समटाइम्स ऐसी चीज़ हमें मुकम्मल तौर पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। एक वर्ड है कंडक्शन का, और वहीं से हम एक टर्म डिराइव करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। कि हम कंडक्टिविटी की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई करेंगे कि इधर इट इज़ अ कंडक्टर और इट इज़ एन इंसुलेटर। तो ये कंडक्टिविटी क्या है? हमने जब चैप्टर नंबर 13 पढ़ा था तो वहाँ पर हमने एक टर्म डिस्कस की थी, दैट टर्म वाज रेजिस्टेंस। हमने जब रेजिस्टेंस का इफ़ेक्ट देखा तो हमें पता चला कि रेजिस्टेंस करंट को रोकने की प्रॉपर्टी है, मतलब ऑपोजिशन दैट इज़ ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर फॉर द फ्लो ऑफ करंट। जहाँ पर ये ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पर बात इंसुलेटर्स के कोर्ट में चले जाएगी, और अगर ये रेजिस्टेंस कम है तो बात कंडक्टर्स की तरफ जाना शुरू कर देगी। बहरहाल अब रेजिस्टेंस का ओपोजिट हमने देखा तो हमने रेजिस्टेंस का बिल्कुल ओपोजिट हमने वर्ड जो रखा दैट वाज कंडक्टेंस। के रेजिस्टेंस का मतलब था करंट के रास्ते में रुकावट, जबकि कंडक्टेंस का मतलब ये था कि करंट के फ्लो के लिए ईज, आसानी कितनी है फ्लो करने के लिए। रेजिस्टेंस जिस टर्म को लीड कर रहा था वो आगे लीड कर रहा था एक प्रॉपर्टी को, रेजिस्टिविटी। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस। रेजिस्टिविटी क्या है जी? अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस हो तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। मतलब आप कह सकते हैं R इज इक्वल टू रो। R रेजिस्टेंस के लिए सिंबल है, जबकि रो रेजिस्टिविटी के लिए सिंबल है। और ये R इज इक्वल टू रो एक स्पेसिफिक कंडीशन पे ही होता है, व्हेन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। इसी तरह कंडक्टेंस के लिए जो हमने टर्म रखी दैट वाज कंडक्टिविटी, और इस कंडक्टिविटी के लिए हमने जो सिंबल यूज़ किया, हम इसके लिए सिंबल यूज़ करते थे सिग्मा। और जब हमने सिग्मा का और रेजिस्टिविटी का आपस में रिलेशन देखा तो हमने वहाँ पर ये बात देखी थी, सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टिविटी। इन दोनों की ऑपोजिट है आपस में, और 1 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर ओहम मीटर। और ओहम और मीटर दोनों को अपवर्ड मूव करें तो पर ओहम पर मीटर, और इनको हम ये भी कह देते हैं ओहम मीटर होल इनवर्स। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। पर ये था थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कंडक्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी के लिए जो यूनिट यूज़ होंगे दे आर ओहम मीटर रेज़ पावर -1। सो कंडक्टर क्या चीज़ है? ऐसी तमाम तर सब्सटेंसेस जिनकी वैल्यू कंडक्शन की कंडक्टिविटी की 10⁻⁷ ओहम इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ ओहम पर मीटर। अगर इस रेंज में या इससे ज़्यादा हो तो हम उन चीज़ों को कंडक्टर्स में कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसी तरह सेमी कंडक्टर्स में हम ये कहते हैं कि अगर वैल्यूज़ 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻4 इसके दरमियान हों तो हम ऐसी सब्सटेंसेस को रेफ़र करते हैं दे आर सेमी कंडक्टर्स।
दे आर समवेयर बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, और इंसुलेटर्स के लिए यही वैल्यू 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 तक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये चेक करते हैं कि आखिर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बिल्ड और क्यों बिल्ड होता है, क्योंकि हम अभी तक तो इस थ्योरी को, इस चीज़ को हम डिस्कस भी नहीं थे कर रहे। हम आपसे पहले तक जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की थ्योरीज की बात कर रहे थे ना, तो हम दो तरह की थ्योरीज़ की बात कर रहे थे। हम अगर थोड़ा सा कंपैरिजन में चलें तो अभी तक जो हम थ्योरीज़ पढ़ रहे थे, तो हमने जो पुरानी थ्योरी पढ़ रखी है, हमने वो थ्योरी पढ़ रखी है वैलेंस शेल थ्योरी, जो हम लोग नॉर्मली जिसको हम पढ़ते हैं कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंडक्शन करते हैं, जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है। सो एक हमारे पास थ्योरी है जी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब जो हमारे पास नई थ्योरी है दैट इज़ एनर्जी बैंड थ्योरी। दूसरी जो थ्योरी आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी, और इनमें से ऑब्वियसली जो ओल्डर वन है वो ओल्डर वन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये है ओल्डर वन, और ये मॉडर्न है न्यू, ये मॉडर्न थ्योरी है। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें वैलेंस शेल थ्योरी, ये वैलेंस शेल थ्योरी जो हमें किस चीज़ पर डील करती है, इसकी बेसिक्स क्या हैं, तो इसकी बेसिक्स हैं या इसके पीछे जो प्रॉपर पहला कॉन्सेप्ट है, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट देने वाले थे जी इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बैक साइड पर बोहर मॉडल ऑफ एटम इन्वॉल्व है। बोहर मॉडल ऑफ एटम की बेसिस के ऊपर हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, बोहर मॉडल। जबकि एनर्जी बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हम मॉडर्न या डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स से बात करते हैं, हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट चीज़, इस थ्योरी को प्रेजेंट किसने किया था, तो आप यूँ कह लें प्रेजेंटर। तो ओल्ड जो थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इसको प्रेजेंट किया था पी ड्रूड ने, साइंटिस्ट नेम पी ड्रूड। और इसके साथ ही जो दूसरी थी थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी जो एनर्जी बैंड थ्योरी है, इसको एक्सप्लेन किया था फेलिक्स ब्लोक। फेलिक्स ब्लोक, इसको गलत प्रोनाउंस नहीं करना, दैट वर्ड इज़ ब्लोक। ठीक है, उसके बाद ये थ्योरी, इस दोनों थ्योरीज किस किस चीज़ को कवर करती हैं। अब थ्योरी के बारे में एक बात याद रखिएगा, थ्योरी हमेशा अंडर द ऑब्जर्वेशन हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल होती है। तो जो थ्योरी है एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर हैं ये थ्योरीज दोनों। एप्लीकेशन का यहाँ पर मतलब है कि कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये जो थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये दो जगहों पर इस्तेमाल होती है। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इस थ्योरी को हम इन दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए। जबकि मॉडर्न जो थ्योरी है एनर्जी बैंड थ्योरी, इट इज़ यूज फॉर कंडक्टर्स, even semiconductors and insulators। तो इसमें तीनों चीज़ें डिस्कस होती हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो आज ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल हैं। ठीक है, पहले तो एप्लीकेशन के किस चीज़ को कवर करती हैं। ठीक है, तो आप इसको यूँ कह लें कि स्टिल इन यूज़ और नॉट, तो इसके बारे में आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट इन यूज़, और इसको हम आज भी यूज़ करते हैं।
क्यों? ऑब्वियसली वो मॉडर्न थ्योरी है और वो तीनों को कवर कर रही है, ये सिर्फ दो हिस्सों को कवर करती है, ये सेमीकंडक्टर्स को तो थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती। तो इसलिए हम इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जिस थ्योरी के मुताबिक आप ये कहते थे कि जितने किसी शेल में, किसी एटम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसने आगे कंडक्शन बैंड में कंडक्शन के लिए रखे होते हैं। तो ये थ्योरी गलत है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद एटम का स्ट्रक्चर के ऊपर। हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि एक एटम कंडक्शन शो कर सकता है और कैसे पीट रूट ने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो लेट अस डिस्कस दिस कि वो क्या चीज़ थी और किस तरह से डिस्कस हुई ये बात। अब अगर हम एटम का मॉडर्न स्ट्रक्चर देखें ऑन द बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो थोड़ा सा बियॉन्ड द टॉपिक, फिर वही बात, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा। तो हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम में अगर हम बात करें, अगर मैं ओल्डर कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो उसमें हमने ये बात की थी कि जब आप लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो हायर एनर्जी में जाता है। ये लो एनर्जी लेवल, ये हाई एनर्जी लेवल। व्हाट इज़ दिस हाई एनर्जी लेवल? इट इज़ अ ऑर्बिट। ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल का मतलब आप यूँ कह लें कि कोई दूसरा शेल है, हायर एनर्जी लेवल का मतलब लेट से तीसरा शेल है। तो आप जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल विल अटेन द एनर्जी एंड विल जंप टू हायर एनर्जी लेवल्स। तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में शिफ्ट होता है। अब जब वापस इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट करेंगे तो दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे वापस आ जाएंगे। जितनी एनर्जी गेन की थी लोअर से हायर में जाते वक्त, वापस आते वक्त उतनी एनर्जी को वो रिलीज़ कर देंगे। लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट में हमें यही डिटेल यहीं तक पता थी, लेकिन जब आज हम मॉडर्न और इसको क्वांटम मैकेनिक्स की बेस पर देखते हैं तो हमें अपने जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो बिट लिटिल शॉकिंग किस्म के रिज़ल्ट्स होते हैं। होता यूँ है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी प्रोवाइड करने पर वो जंप तो कर रहे थे, लोअर से हायर में पहुंच गए। अब हायर से लोअर में आते वक्त जो एनर्जी रेडिएट होती है ना, जब हम उन रिज़ल्ट्स को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा ना शॉकिंग हमारे लिए रिज़ल्ट्स आते हैं कि हमें डिफरेंट किस्म की लाइंस मिल रही होती हैं। ठीक है, हमें वो डिस्क्रीट किस्म का ना एक पैटर्न मिल रहा होता है, जिससे हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि जो शेल है वो आगे मज़ीद डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, एक है ना ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर शेल, ये दोनों बातों को, ऑर्बिट और शेल को कंफ्यूज नहीं करना। ऑर्बिट और शेल में एक बड़ा माइनर सा फ़र्क है। मैं अगर एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो मैं ये बात यूं कहना चाह रहा हूं कि ये दरमियान में है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये पहला शेल, इसके बाद दूसरा शेल। अब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यू नो इट वेरी वेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वी विल से दैट यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम केस में, बाकी मिनिमम केस में जितने मर्जी आप इसमें ड्रॉ कर लें। तो मैंने इस वक्त 1 2 3 4 5 6 7 ड्रॉ किए और दोनों, तो इट इज़ द एटम ऑफ फ्लोरीन इन अ सेंस। ठीक है, ये दरमियान में न्यूक्लियस, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन ना इसको कंसिडर कर लीजिएगा, दैट इज़ न्यूक्लियस ऑफ द एटम। न्यूक्लियस तो किसी सूरत पर भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में हिस्सा नहीं लेता, तो इसको तो आप डिस्कस भी ना करें। फिर नेक्स्ट चीज़ चलें, लास्ट जब हम इस शेल को, इस ऑर्बिट को जब हम गौर से देखते हैं ना, इसको जब हम मज़ीद डेप्थ में जाकर देखते हैं तो ये ऑर्बिट इतना सिंपल नहीं है। इस ऑर्बिट के अगर इस हिस्से को हम थोड़ा सा जूम करें तो ये हिस्सा हमें जूम होने पर कुछ इस तरह का फिनोमेनन शो करता है कि हम जब इसको जूम करके देखते हैं तो यही जो आपके पास लाइन है, ये शेल की लाइन जो बीच में से पास कर रही है, यही शेल की लाइन आपको कुछ यूँ नज़र आएगी कि वही सर्कल, उसको मैंने क्या किया, मैंने एनलार्ज किया है और ये शेल की लाइन आपको कुछ यूँ नज़र आती है। वो जो ऑर्बिट है, ये जो लाइन है, इस एक लाइन को मैं क्या कह रहा हूँ, ऑर्बिट। इसके अंदर मज़ीद क्लासिफिकेशन है और उन क्लासिफिकेशंस के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, शेल। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्बिट एंड द शेल। जनरली हम इनको एक ही कंसिडर करते हैं। मेरी वर्डिंग पे गौर कीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि हम इनको एक ही हैं, मैंने कहा इनको जनरली एक ही कंसिडर किया जाता है, एक जैसा, क्योंकि
एक ऑर्बिट के अंदर जितने भी शेल्स हैं सबकी एनर्जी सेम है, मतलब ये यूँ नहीं है कि इन तीनों की एनर्जी डिफरेंट है, नो, इन सब के पास एक जितनी एनर्जी है। सो ऑर्बिट हो या शेल, ऑर्बिट के अंदर शेल है ना, तो उन शेल्स की तमाम तर शेल्स की एनर्जी आपस में इक्वल होगी। एक ऑर्बिट के अंदर जितने भी शेल्स होते हैं तमाम की एनर्जी आपस में इक्वल होगी। तो इसलिए हम ऑर्बिट और शेल में कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस हम क्रिएट नहीं करते हैं। हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करते वक्त, सो बच्चों हम फिर एक ऑर्बिट और शेल में एज सच डिफरेंस क्रिएट नहीं करते, और हम ये बात करते हैं कि ये दोनों तकरीबन सेम चीज़ें हैं। अब आप कंसिडर करें कि इस दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक अलोन एटम है आपके पास, तो ये अलोन एटम किसी तरह भी बिल्कुल एक इवन स्ट्रक्चर में और प्रॉपर बिहेव कर रहा होगा। लेकिन होगा क्या, जब आप किसी मेटल पीस या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक्वायर करते हैं, तो आपके पास कोई भी मटेरियल है, तो उस मटेरियल के अंदर कोई एक एटम तो है नहीं, देयर आर ट्रिलियन ऑफ एटम्स, और वो ट्रिलियन ऑफ एटम एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। जब वो ट्रिलियन ऑफ एटम एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो वैलेंस शेल है, ये वैलेंस शेल स्प्लिट अप हो जाता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे हैं। वो भी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। आप यूँ कंसिडर करें कि हमारे पास एटम का ये आप डिस्टेंस कह लें, यहाँ पर एटम का मौजूद है न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द ये है शेल नंबर 1। ये हमारे पास इस एटम का शेल नंबर 1, यहाँ पर हमारे पास ऑर्बिट नंबर 2, ठीक है, वो ऑर्बिट नंबर 1, ये ऑर्बिट नंबर 2। अब ऑर्बिट नंबर 2 के अंदर मैं कह देता हूँ 2 शेल्स हैं। सपोज ऑर्बिट नंबर 2 के अंदर 2 शेल्स हैं, इन दोनों शेल्स की एनर्जी आपस में इक्वल, जिस तरह हमने प्रीवियस कहा। हम जैसे जैसे दूर मूव करते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता है ऑर्बिट्स की तादाद बढ़ेगी। ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ऑर्बिट 1, ये हमारे पास ऑर्बिट 2 है, और इस ऑर्बिट 2 में ये शेल नंबर 1, ये शेल नंबर 2। शेल नंबर 1 और शेल नंबर 2 की एनर्जी आपस में इक्वल है। और यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करें तो जी पहले में हम 2 कर देते हैं, नेक्स्ट हम कर देते हैं यहाँ पे 3 ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ पर हम 2 ड्रॉ कर देते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आपस में इक्वल है। ये जो दरमियान वाला पहला शेल है ना, पहले शेल बॉन्डिंग में हिस्सा कोई नहीं लेता, मतलब इसमें कंडक्शन में हिस्सा इसने या इंसुलेशन में इसने कोई हिस्सा नहीं लेना, और इस पोर्शन को हम बोलते हैं, दिस पोर्शन ऑफ द एटम इज कॉल्ड कोर। कोर किसी भी सूरत इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में इंटरफेयर नहीं करती। अब जब आपने एक एटम रखा है तो उसमें तो ये सिचुएशन है, लेकिन जब आप क्लस्टर्स ऑफ एटम की बात करते हैं, एक आपके पास मटेरियल ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये एलिमेंट्स आप जब क्लोज़र आएंगे कि दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। कौन सी फोर्स लगाएंगे, देयर विल बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या मतलब है कि ये हम आपके पास एक एटम, एक दूसरा एटम, अब इसके साइड पर क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन, इसके भी यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल। अब ये इतने क्लोजर होते हैं ना जब आप किसी मटेरियल की बात करते हैं कि इसका न्यूक्लियस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसका न्यूक्लियस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा अपने अंदर एक दूसरे की अट्रैक्शन की वजह से गैप डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जब हम एनर्जीज़ की बात करते हैं तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में थोड़ी बहुत एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अगर तो सिंगल एलिमेंट हो, सिंगल एटम हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एटम्स आपस में क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, और नॉर्मली इसी तरह होता है कि आप जब कोई मेटल यूज़ कर रहे हैं या कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि मेटल हो, तो उसमें एटम्स आपको क्लस्टर में मिलेंगे ना। ये मार्कर का कैप है तो ये पूरे के पूरे इसमें ट्रिलियन ऑफ एटम्स होंगे। तो ये जब आपस में एक दूसरे पर फोर्सेस अप्लाई करते हैं, कौन सी फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी वजह से इनके दरमियान में ये बायफरकेट हो जाते हैं, और ये जो वैलेंस बैंड शेल है, ये वैलेंस शेल डिवाइड हो जाएगा। अब हमने एक्स एक्सिस पर ले रखा है डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पर मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी की। एक्स एक्सिस पर है जी डिस्प्लेसमेंट एक्स,
कि डिस्प्लेसमेंट मतलब मैं न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाता जा रहा हूँ, मैं तब की बात कर रहा हूँ। यहाँ कहीं पर मौजूद है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस से हम थोड़ा दूर गए, पहला शेल, थोड़ा और दूर गए दूसरा, एंड सो ऑन, ऊपर थर्ड एंड फोर्थ। अब थोड़ा सा शेल में इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो हम पढ़ते हैं कि शेल नंबर, ये n शेल नंबर होता है 1। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज़ दैट आर 8। थर्ड शेल के अंदर 18 और फोर्थ शेल के अंदर हम पढ़ते हैं जी 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके लिए जो जनरल फार्मूला यूज़ किया जाता है दैट इज़ 2n²। 2n²। एन यहाँ पर क्या चीज़ है, नंबर ऑफ शेल, 1 2 3 4। तो जितने जितने शेल्स होंगे उस हिसाब से आप वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लेंगे। बहरहाल अब यहाँ पर जब हम डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाते हैं शेल्स बढ़ेंगे। पहले शेल में एनर्जी लेवल्स उस हिसाब से, दूसरे में और ज़्यादा, तीसरे में और ज़्यादा, मतलब वो जो शेल्स नीचे ऑर्बिट जो होगा ना वो ऑब्वियसली ऑर्बिट आगे 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो होगा यूँ कि शुरू पर एनर्जी कम, क्योंकि दरमियान वाला जो पोर्शन है वो किसका है, कोर का। ऑब्वियसली हमें पता है पहले शेल के पहले ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है, तो शुरू पर ये वाला पोर्शन तो हम इसको तो यूज़ ही नहीं ना करते, और इसके लिए लिख देते हैं कि ये सारे का सारा पोर्शन किसका है, कोर का। अब आ जाते हैं आखिरी शेल। आखिरी शेल में जब आपने दूसरे एटम को रखना है तो फोर्सेस की वजह से ये शेल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड वैलेंस बैंड। ये जो अंदर वाला पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज वैलेंस बैंड, और जो बाहर वाला है इसको हम नाम दे देते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। ठीक है, जब एटम एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से लास्ट शेल जो है वैलेंस शेल वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, और पहला जो इसमें है दैट इज़ वैलेंस बैंड जो इनवर्ड है, जिसकी एनर्जी कम है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है दैट इज़ कंडक्शन बैंड। अब एनर्जी डिफरेंस क्यों आ गया, बिकॉज देयर इज़ अब मूवमेंट, अब वो शेल थोड़ा से बाइफरकेट हो गया, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस आ गया, तो देयर विल बी अ बिट लिटिल एनर्जी डिफरेंस। और वही एनर्जी डिफरेंस, तो जब हम न्यूक्लियस से बात करते हैं तो हम कहते हैं हम न्यूक्लियस से जितना अवे जाएंगे एनर्जी वैसे वैसे बढ़ेगी। तो वैलेंस बैंड न्यूक्लियस के करीब है, उसकी एनर्जी कम होगी और कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ कहीं पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारे पास है जी वैलेंस बैंड, दैट इज़ वैलेंस बैंड, और फिर बीच में थोड़ा सा गैप है, और गैप होने के बाद ऊपर यहाँ पर ये हमारे पास हम कह देते हैं दैट इज़ कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस और कंडक्शन के दरमियान में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मुमकिन है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के कंडक्शन में ही पड़े हों। सो दिस इज़ कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के दरमियान में एक छोटा सा बैरियर है, इन अ सेंस कह लें कि बैरियर है, एक फ्री स्पेस है। ये बैरियर, इस बैरियर को हम नाम देते हैं इट इज़ कॉल्ड एज फॉरबिडन गैप। ये जो बैरियर है इस बैरियर को नाम दिया जाता है इट इज़ फॉरबिडन गैप, कि यहाँ पर किसी सूरत इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वर्ड फॉरबिडन इसीलिए तो लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन या तो कंडक्शन बैंड में होंगे या वैलेंस बैंड में होंगे, दरमियान में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और ये जो फॉरबिडन गैप है इनफैक्ट इट इज़ द एनर्जी डिफरेंस, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स ने कंडक्शन की तरफ जाना है तो उन्हें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचना है। क्या मतलब है इस बात का, आई नो थोड़ी नई चीज़ें हैं, आपको कन्फ्यूजन होगी। अब सपोज करें वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कंडक्शन बैंड में इस वक्त कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी चाहिए ताकि वो फॉरबिडन गैप को जंप करे, और जंप करने के बाद वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। अब अगर इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एक्वायर कर लेता है तो वो यहाँ से पहुँच जाएगा कंडक्शन बैंड में। अब इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में पहुँच गया, द ऑब्जेक्ट विल बिहेव लाइक ए कंडक्टर, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी और करंट और हीट पास कर सकेगी। हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सो द करंट विल पास। लेकिन अगर फॉरबिडन गैप ओवरकम ना हुआ
तो कंडक्शन नहीं होने वाली। तो इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में किस तरह की सिचुएशन होती है, लेट्स सी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स के अंदर क्या है, कंडक्टर्स में जब हम ऑब्जर्व करते हैं कंडक्शन और वैलेंस बैंड को, तो हमें दोनों आपस में ओवरलैप नज़र आते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एनर्जी है एंड दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जब हम कंडक्शन बैंड की बात करते हैं तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप्ड होते हैं। ये ब्लैक कलर की लाइन दैट इज़ वैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड ने तो होना था थोड़ा सा ऊपर बिकॉज देयर शुड बी अ फॉरबिडन गैप, लेकिन कंडक्टर्स के केस में फॉरबिडन गैप नहीं है, वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो जब ये ओवरलैप करेंगे, ये जो ब्लू में मैंने बॉक्स ड्रॉ किया, ये बॉक्स क्या चीज़ है, दैट इज़ कंडक्शन बैंड। और ये जो ब्लैक में हमने बॉक्स ड्रॉ किया है, ये किसको शो कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ये शो कर रहा है वैलेंस बैंड को। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप्ड होते हैं, और जब ये ओवरलैप्ड होंगे तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इनमें से पास करेगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे उसी हिसाब से कंडक्शन होगी। मोर द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, मोर द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। सो ये हो गई सिचुएशन कंडक्टर्स में। इंसुलेटर्स में चलते हैं। इंसुलेटर्स में ये होगा कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, और वो डिफरेंस डिस्टेंस का नहीं है, फासले का नहीं है, वो डिफरेंस एनर्जी का है, ठीक है। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस तो आ ही जाएगा। तो बेसिकली जो आपने कॉन्सेप्ट बनाना है वो ये कि देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड है, अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कंडक्शन बैंड, ये आ गया कंडक्शन बैंड, और दूसरे एंड पर यहाँ पर आ गया वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड इज समवेयर ओवर हियर, ये आपके पास आ गया वैलेंस बैंड। देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान में एक बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप किस चीज़ का है, इट इज़ द गैप ऑफ एनर्जी। और तकरीबन ये जो फॉरबिडन गैप है इसकी वैल्यू होती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तकरीबन इतनी। वेरी कर सकती है मटेरियल टू मटेरियल, बट तकरीबन इतनी वैल्यू होती है। नेक्स्ट अगर हम चलें सेमीकंडक्टर्स पे, तो सेमीकंडक्टर्स में भी फॉरबिडन गैप होता है, ठीक है। अक्सर ये समझते हैं कि सेमीकंडक्टर में नहीं होगा, सेमीकंडक्टर्स में भी फॉरबिडन गैप है। और सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो फॉरबिडन गैप है तो सही, लेकिन बहुत कम, कि अगर आप मटेरियल को थोड़ा बहुत हीट करें तो आप इस बैंड को ओवरकम कर लेते हैं, आप फॉरबिडन गैप में से इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के कंडक्शन बैंड में पहुंचा देते हैं। सो हियर इज़ द कंडक्शन बैंड, और ये आ गया हमारे पास कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड जो है और कंडक्शन बैंड के दरमियान में जो एनर्जी का गैप है वो बहुत कम होता है, दैट इज़ द वैलेंस बैंड। और इन दोनों के दरमियान में जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, और उस एनर्जी गैप को आप इवन रूम टेम्परेचर भी समटाइम्स, ठीक है, तो और या उससे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं वैलेंस सेल से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इन्हीं तीनों ग्राफ में ये देख लेते हैं कंडक्टर्स के अंदर रूम टेम्परेचर पर सिचुएशन क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की। कंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में चूंकि कोई गैप नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं कि चूंकि गैप ही नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को यूँ डिस्कस हम नहीं करते, हम ये कह देते हैं कि दोनों बैंड्स इन अ सेंस फुल होंगे। कंडक्शन बैंड तो हमेशा से फुल रहेगा ना, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होते हैं दे आर रेडी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम में देखें तो लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तीनों कंडक्ट करते हैं। कॉपर में 1 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करता है। सिल्वर एंड द गोल्ड जो कि बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, इसी तरह उनमें भी यही होता है। इंसुलेटर्स में आ जाए तो चूँकि फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा है तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा।
अब यहीं से हम ये बात करते हैं कि इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। व्हाट डज इट मीन कि उसके चूंकि कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑब्वियसली कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ना होने का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, और वैलेंस बैंड में ही वो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे लास्ट शेल के, तो वैलेंस बैंड फिल होगा, कंडक्शन बैंड विल बी एम्प्टी। सेमीकंडक्टर्स में मिडवे सिचुएशन है, पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड, पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड, कि दोनों हाफ फिल्ड होते हैं, क्योंकि एक माइनर एनर्जी गैप है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर पाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं जंप कर पाते। सो नेक्स्ट अब हम एक थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि ऐसा भी क्या है कि कंडक्टर्स तो कंडक्ट कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर, बट सेमीकंडक्टर हमें रेजिस्ट करते हैं, क्यों ऐसा होता है? तो मैं आपको एग्जांपल में लेकर चलता हूँ। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपर। एक नॉर्मली कॉपर क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि कॉपर हमारे यहाँ ज़्यादातर जो हाउस होल्ड वायरिंग होती है वो सारी की सारी कॉपर से की जाती है। कॉपर का एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट 30, अगर उसकी कोर में देखे जाए तो 29 उसमें इलेक्ट्रॉन्स और 29 ही प्रोटॉन्स होंगे ना, एज ए होल तो एटम न्यूट्रल होता है, तो प्रोटॉन्स और दरमियान में जो कोर में आपके पास रिजल्ट होगा दैट विल बी +29, और एक इलेक्ट्रॉन होगा जो लास्ट जो वैलेंस या कंडक्शन बैंड में रिवॉल्व कर रहा है। तो अब इस एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो इफेक्ट होगा फोर्स का, दैट विल बी इक्वल टू, वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू K, Q1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q2 चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ओवर R²। हम इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिचुएशन कुछ इस तरह की है। अब हम डिस्कस करते हैं इसी के साथ एक सेमीकंडक्टर को। मैं सेमीकंडक्टर जो बात कर रहा हूँ, मैं सेमीकंडक्टर बात कर लेता हूँ सिलिकॉन की। सिलिकॉन लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 14, और अगर इसका एटॉमिक नंबर 14 है तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, 10 हो गए, तो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जब अट्रैक्शन शो करेंगे यहाँ पर सेंटर में 14 प्रोटॉन के अगेंस्ट, तो आपको ऑब्वियसली पता है 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रांगली इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पैरामीटर यहाँ पर जो था दैट वाज जस्ट ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो फोर्स के लिए फैक्टर होगा दैट इज़ ड्यू टू +4, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो इस वजह से जब अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बाउंड कर लेता है एंड इट विल नॉट अलाउ देम टू मूव फ्रीली। तो यही वजह है कि सेमीकंडक्टर्स में हमें थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। वी हैव टू गिव अ लिटिल पुश अप टू द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द ऑर्बिट। और इसी तरह कोई कहे कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो तो ऑब्वियसली आप नॉन मेटालिक करैक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। प्रोडक्ट टेबल के अंदर अगर आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया हो, व्हेन वी मूव इन अ पीरियड अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आप वहाँ पर ये बात डिस्कस करते हैं द मेटालिक करैक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, कि मेटालिक करैक्टर कम होता है। एंड सिमिलरली व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप द मेटालिक करैक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग, कि मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बिकॉज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, मोर द इलेक्ट्रॉन विल बी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, मोर विल बी द कंडक्टिव प्रॉपर्टी, कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा कंडक्शन की प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी। मैं इस चीज़ पर एक कॉमन एग्जांपल दिया करता हूँ। अगर आप अपने ग्रुप 4A को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, अब इस ग्रुप से आपको समझ आ जाती है ये ग्रुप 4A है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4A, सबसे पहला एलिमेंट कार्बन, प्योर इंसुलेटर है सिवाय इसकी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म के, ठीक है। इसकी भी वो एक एलोट्रॉपिक फॉर्म ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट भी एक एंगल पे, यूँ नहीं है कि आप जिस तरह उसको प्लेस करें तो वो कंडक्शन करेगा, नो, एक एंगल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वो कंडक्शन शो करता है, बाकी नहीं। कार्बन इंसुलेटर, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं, और टिन और लेड प्योर कंडक्टर्स। और कंडक्शन प्रॉपर्टी किसकी है? हम नॉर्मली कंडक्शन की प्रॉपर्टी जोड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं विद मेटल्स। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं मेटालिक करैक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम के अगर दरमियान में आप रिलेशनशिप बनाएं तो सिलिकॉन के
टोटल शेल है 3, जर्मेनियम के टोटल शेल है 4। तो सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के क्लोजर होंगे, तो और जर्मेनियम के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से अवे होंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में जब आप जाएंगे, आप पहले पेज पे वहाँ पर पढ़ते हैं कि इस फॉरबिडन गैप को तोड़ने के लिए सिलिकॉन के केस में आपको एनर्जी चाहिए होती है तकरीबन 0.7 वोल्ट पोटेंशियल चाहिए, जबकि जर्मेनियम के लिए इसी केस में आपको बैरियर जब आप इनका आगे जंक्शन बनाते हैं तो वहाँ पर 0.3 वोल्ट चाहिए होती है, बिकॉज जर्मेनियम के 4 शेल हैं, चौथे शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, जबकि सिलिकॉन के केस में थर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस मोर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज आप ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस जितना बढ़ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम हो जाएगी। तो ये पहला मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया कंडक्टर्स वर्सेस सेमीकंडक्टर्स, और फिर सेमीकंडक्टर वर्सेस सेमीकंडक्टर के सिलिकॉन और जर्मेनियम क्यों डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कंडक्टर कंडक्ट करता है और किस तरह से सेमीकंडक्टर कंडक्ट करता है। आई मीन टू से दैट व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन ऑफ थ्रू द कंडक्टर्स एंड द कंडक्शन थ्रू द सेमीकंडक्टर्स। स्टे कनेक्टेड, पूरा लेक्चर सुना करें और कॉन्सेप्ट्स बनाया करें। कॉन्सेप्ट्स होंगे तो आगे काम आसान होगा, क्योंकि अभी आपने इन्हीं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स को आगे अप्लाई करना है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को जज करना है। और हमने पिछले चैप्टर्स में ये सीखा था कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है देयर इज़ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देयर इज़ अ मैग्नेटिज्म इन द वायर। सो आप उस हिसाब से ख़ुद को प्रिपेयर किया करें कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्लियर हो। अल्लाह हाफिज़।